एक बात हमेशा याद रखिए, आप जो पैसा कमाते हैं वो पूरी तरह से सिर्फ आपका नहीं है, उस पर देश का भी हक है। यही है भारत के इनकम टैक्स कानून का सबसे बुनियादी और सबसे अहम सच। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 के जाल को सुलझाने की कोशिश करेंगे, खासकर उन स्टूडेंट्स और लर्नर्स के लिए जो इसे पहली बार समझ रहे हैं। तो चलिए इसे बिल्कुल आसान बनाते हैं। तो इस सफर में हम कहां जाएंगे? ये रहा हमारा रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे इस एक्ट के दिल से, फिर समझेंगे कि इस खेल के खिलाड़ी कौन है, यानी टैक्स बेटा कौन है और कब। फिर देखेंगे कि आपकी लोकेशन, आपकी जगह आपके टैक्स पर कितना बड़ा असर डालती है। और हाँ, आखिर में हम ये भी सीखेंगे कि फाइनल टैक्स कैलकुलेट होता कैसे है। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस नींव से, उस बुनियाद से जिस पर इनकम टैक्स की पूरी इमारत खड़ी है। जी हाँ, सेक्शन 4। इसे आप इस पूरे कानून की आत्मा कह सकते हैं। इसके बिना बाकी सारे सेक्शंस बेजान हैं। ये सेक्शन साफ साफ कहता है कि हर पर्सन की प्रीवियस ईयर में कमाई गई टोटल इनकम पर टैक्स लगेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं: पर्सन, प्रीवियस ईयर और टोटल इनकम। इनके कानूनी मायने क्या हैं ये हम आगे समझेंगे, पर अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि यही वो सेक्शन है जो सरकार को आपसे टैक्स लेने का अधिकार देता है। ओके, तो सेक्शन 4 ने हमें व्हाट तो बता दिया कि टैक्स इनकम पर लगेगा, लेकिन अब सवाल उठता है हु, यानी किस पर लगेगा, और व्हेन, यानी कब लगेगा। चलिए इन्हीं पहेलियों को सुलझाते हैं। अच्छा, जब इनकम टैक्स कानून पर्सन यानी व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल करता है तो आप क्या सोचते हैं? आप, मैं, एक इंसान? नहीं, इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। देखिए, कानून की नजर में एक पर्सन इन 7 कैटेगरीज में से कोई भी हो सकता है। पहला, एक इंडिविजुअल यानी आप और मैं। दूसरा, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF। फिर आती है कंपनी, एक फर्म, AOP या BOI, एक लोकल अथॉरिटी जैसे आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और आखिर में हर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। अब ये क्या है? सोच लीजिए कोई यूनिवर्सिटी या कोई मंदिर का ट्रस्ट जिन्हें कानून एक अलग लीगल एंटिटी मानता है। ये सब पर्सन। तो ये सारे तो हो गए पर्सन। अब इनमें से जिस भी पर्सन पर टैक्स देने की जिम्मेदारी आती है या जिसके इनकम का हिसाब किताब हो रहा है, उस स्पेसिफिक पर्सन को हम कहते हैं असेसी। सिंपल, राइट? चलिए अब टाइम ट्रैवल करते हैं। किडिंग, पर इनकम टैक्स में टाइम को समझना बहुत जरूरी है, और इसके लिए ये 2 टर्म्स हैं, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक पैसा कमाया, तो ये साल जिसमें आपने इनकम अर्न की वो कहलाएगा प्रीवियस ईयर या PY। अब इस कमाई पर टैक्स का हिसाब किताब और पेमेंट आप अगले साल यानी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच करेंगे। ये अगला साल जिसमें आपकी इनकम असेस होती है वो कहलाएगा असेसमेंट ईयर या AY। तो बस एक मंत्र याद रखिए, यू अर्न इन द PY एंड यू पे इन द AY। ओके, अब हम उस कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं जो शायद इनकम टैक्स का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। ये तय करता है कि आप पर टैक्स लगेगा या नहीं, और लगेगा तो कितना। ये है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। और एक बात गांठ बांध लीजिए, इसका आपकी सिटीजनशिप यानी नागरिकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इट्स ऑल अबाउट वन थिंग, आप पिछले साल फिजिकल तौर पर इंडिया में कितने दिन मौजूद थे। तो आपसे सीधा सवाल, टैक्स के लिहाज से क्या आप इंडिया के रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट? चलिए देखते हैं कानून इसका जवाब कैसे देता है। किसी भी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए आपको बस एक सिंपल सा 2 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है। स्टेप 1, हम कुछ बेसिक कंडीशंस चेक करेंगे जिससे ये डिसाइड होगा कि आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट। इट्स अ सिंपल यस और नो। अगर आपका जवाब रेजिडेंट आता है तभी और सिर्फ तभी हम स्टेप 2 पर जाएंगे। वहां हम कुछ एडिशनल कंडीशंस चेक करेंगे जिससे ये पता चलेगा कि आप ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हैं या नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। तो वो बेसिक कंडीशंस हैं क्या? बहुत सिंपल हैं। आपको रेजिडेंट बनने के लिए इन दोनों में से सिर्फ कोई एक शर्त पूरी करनी है। पहली शर्त, क्या आप पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 दिन इंडिया में थे? अगर हां, बस आप रेजिडेंट हैं, कहानी खत्म। अगर नहीं, तब हम दूसरी शर्त देखेंगे। वो कहती है, क्या आप पिछले साल में 60 दिन एंड उससे ठीक पहले के 4 सालों में टोटल मिलाकर 365 दिन इंडिया में थे? अगर इसका जवाब हाँ है तो भी आप रेजिडेंट बन जाते हैं, और अगर आप इन दोनों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं करते तब आप नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। हाँ, एक छोटी सी बात, इस 60 दिन वाली शर्त के कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे इंडियन सिटीजन्स जो नौकरी के लिए देश से बाहर जा रहे हैं उनके लिए रूल्स थोड़े अलग।
ओके, तो मान लेते हैं कि आप बेसिक कंडीशंस पूरी करके रेजिडेंट बन गए। अब सवाल है, आप ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हैं या नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। इसके लिए हमें दो एडिशनल कंडीशंस चेक करनी है, और यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि आपको आरओआर बनने के लिए ये दोनों कंडीशंस पूरी करनी होंगी। पहली, क्या आप पिछले 10 सालों में से कम 2 साल रेजिडेंट रहे हैं, और दूसरी, क्या आप पिछले 7 सालों में कुल मिलाकर 730 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहे हैं। अगर दोनों का जवाब यस है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप आरओआर हैं। लेकिन अगर एक का भी जवाब नो हुआ तो आप बन जाते हैं आरएनओआर, यानी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। तो दोस्तों, अब तक हमने दो चीजें तय कर ली हैं, आपका पर्सन टाइप क्या है और आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। इन दोनों पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ अब हम इस पजल के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं, ये डिसाइड करना कि आखिर आपकी कौन सी इनकम पर इंडिया में टैक्स लगेगा और कौन सी पर नहीं। अब ये टेबल शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, पर इसको समझाने का सबसे अच्छा तरीका है एग्जाम्पल्स। चलिए लाइन बाय लाइन देखते हैं। पहली लाइन देखिए, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। अगर आपने पैसा भारत की जमीन पर रिसीव किया है तो फर्क नहीं पड़ता आप आरओआर, आरएनओआर या एनआर हैं, तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। इट्स दैट सिंपल। लेकिन अब आइए आखिरी लाइन पर, इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। मान लीजिए आपने अमेरिका में पैसा कमाया और वहीं के बैंक अकाउंट में रिसीव किया। इस पर सिर्फ और सिर्फ आरओआर को टैक्स देना है, क्योंकि आरओआर की पूरी दुनिया की इनकम टैक्सेबल होती है। एनआर और आरएनओआर को इस पर इंडिया में कोई टैक्स नहीं देना। तो इस टेबल से एक बात बिल्कुल साफ है, आरओआर का टैक्स का दायरा सबसे सबसे बड़ा है। चलिए, अब वक्त है स्टूडेंट सिंपलीफायर का। इस पूरी कहानी को 30 सेकंड में बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। अगर आप आरओआर हैं तो आपके लिए मंत्रा है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया आपका परिवार है और इसलिए पूरी दुनिया से कमाई इनकम पर इंडिया में टैक्स लगेगा। अगर आप एनआर यानी नॉन रेजिडेंट हैं तो आपके लिए है मेड इन इंडिया रूल, सिर्फ वो इनकम जो इंडिया से जुड़ी है उसी पर टैक्स लगेगा। और अगर आप बीच में हैं यानी आरएनओआर, तो इंडियन इनकम पर टैक्स लगेगा प्लस उस विदेशी इनकम पर जिसका बिजनेस कंट्रोल इंडिया से होता है। सिंपल है ना? ऑलराइट, अ लॉट ऑफ थ्योरी, राइट? अब तक हमने सारे नियम, सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अब वक्त है इन सबको एक्शन में देखने का। चलिए अब एक्चुअल कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका फाइनल टैक्स बनता कैसे है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपके टैक्स कैलकुलेशन का ब्लूप्रिंट है। इसे एक प्रोसेस की तरह सोचिए। सबसे पहले आप अपनी सारी अलग अलग सोर्सेज से आई इनकम को इन 5 बकेट्स या हेड्स में डालते हैं: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस या प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेज। जब इन सब बकेट्स का पानी एक जगह इकट्ठा होता है तो बनती है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। इसके बाद सरकार आपको कुछ राहत, कुछ छूट देती है जिन्हें हम चैप्टर VIA के डिडक्शंस कहते हैं। जब आप ग्रॉस टोटल इनकम में से इन डिडक्शंस को घटा देते हैं तब जो आखिरी रकम बचती है वही है आपकी टोटल इनकम, जिस पर आखिर में टैक्स लगाया जाता है। तो आपकी टोटल इनकम निकल गई, लेकिन टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? यहां आपके पास दो रास्ते हैं, दो विकल्प, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। इनका मुख्य अंतर समझिए। ओल्ड रिजीम आपको HRA, 80C, 80D जैसे कई सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस क्लेम करने देता है। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, लेकिन इस पर लगने वाले टैक्स रेट्स थोड़े ज्यादा हैं। दूसरी तरफ है न्यू रेजिम। ये कहता है ज्यादातर डिडक्शंस भूल जाओ, लेकिन हम आपसे कम रेट पर टैक्स लेंगे। तो चुनाव आपका है। अगर आप बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स करते हैं और डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं तो ओल्ड रेजिम शायद बेहतर हो, वरना सीधे साधे कम रेट्स वाला न्यू रेजिम आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो हमने काफी लंबा सफर तय किया है। चलिए इस पूरी चर्चा को समेटने से पहले एक बार रॉकेट की स्पीड से सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं, ताकि सारी जरूरी बातें आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएं। ओके, 30 सेकंड रिवीजन स्टार्ट। स्टेप 1, पहचानिए आप पर्सन की किस कैटेगरी में आते हैं, इंडिविजुअल, कंपनी एटसेट्रा। स्टेप 2, सबसे इंपॉर्टेंट अपना रेजिडेंशियल स्टेटस तय कीजिए, ROR, RNOR या NR। स्टेप 3, अपने स्टेटस के हिसाब से स्कोप टेबल को देखिए और पता लगाइए कि आपकी कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है। स्टेप 4, आखिर में ओल्ड या न्यू रेजिम में से एक को चुनकर अपना फाइनल टैक्स कैलकुलेट कीजिए। दैट्स इट, इन 4 स्टेप्स में पूरा खेल है। तो आखिर में बस एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जब आप टैक्स अदा करते हैं तो आप इस देश की इकोनॉमी में सिर्फ एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर नहीं रहते, आप एक योगदानकर्ता, एक कंट्रीब्यूटर बन जाते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं।